नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम एचडीएफसी बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक पिछले एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अचानक मर्जर की न्यूज़ आती है, स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिलती है। स्टॉक हमें 15% जंप होता हुआ नजर आता है, लेकिन ये सारी तेज़ी गायब हो जाती है। मर्जर के पहले जहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था वहीं पर आ जाता है, लेकिन फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स आए और जो मर्जर के पहले जहाँ पर स्टॉक चल रहा था उससे भी नीचे जाता हुआ नजर आता है। गिरावट हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, क्या एट लास्ट यहां से हमें एग्जिट कर देना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो वाई बेसिस पे 10% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2% ग्रोथ है, अदर इनकम 1% ग्रोथ और यहां पर 7% की गिरावट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% की गिरावट हुई है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स के बारे में बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, डबल डिजिट में है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 9 और 8% रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल हमें एक झलक में ये पता चलता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नज़र नहीं आता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 3% की गिरावट देखने को मिलती है, जिसका एक रीज़न तो ये है कि अदर इनकम में 7% की गिरावट हुई है, और दूसरा रीज़न ये है कि प्रोविजंस हमें 11% बढ़ते हुए नजर आते हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 29% नीचे जाते हुए नजर आए हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस जैसे कहते हैं, ये इतना अच्छा नजर नहीं आता है, जिसके कारण स्टॉक का सेंटिमेंट हमें खराब होता हुआ नजर आया। अब कुछ रेशियोज के बारे में बात करते हैं। कासा रेशियो आप देख सकते हैं 48% का है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है, 4.1 4.2 अभी 4% हो चुका है। तो देखिए 0.1 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन ऑलरेडी कम है 3-4%। बैंकिंग में तो कोई नेट इंटरेस्ट मार्जिन 20-25% का तो होता नहीं है, तो इसमें ये पॉइंट का भी डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अभी फिलहाल नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी नीचे जा रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में बात करें, 38.3% का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, यह हमें बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। जीएनपीए रेशियो के बारे में बात करें, यानी कि ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस हमें कम होते हुए नजर आए हैं। तो कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो हमें अच्छी होती हुई नजर आती है, और जो बाकी नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो, क्रेडिट कॉस्ट और टियर 1 कैपिटल एडिक्वेसी ओवरऑल अच्छे नजर आते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑफकोर्स थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ये नंबर्स भी काफी अच्छे नजर आते हैं। मेन क्या है, मेन है इनका कासा रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और ये जो कैसा चल रहा है एनपीएस कैसे चल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनपीएस क्वालिटी सुधर रही है, कासा रेशियो सुधर रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी बहुत यहाँ पर निराशा नजर आती है। एचडीएफसी बैंक के लोन मार्केट शेयर के बारे में बात करें, पिछले कई सालों का ये डेटा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। 3.9% था FY10 में, जो कि बढ़कर अभी 11.5% हो चुका है। कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें लोन के मार्केट शेयर में दिखाई पड़ती है। डिपॉजिट के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3.7% से बढ़कर 9.5% है। पिछले 10-12 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करें, ये पिछले कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस है। क्वार्टर 1 FY18 से ये परफॉर्मेंस हमें दिखाई पड़ता है, यहाँ पर 4.4 दिखाई पड़ता है क्वार्टर 1 FY18 में, जो कि फिलहाल 4% पे आ चुका है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अच्छी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी फिलहाल थोड़ा सा कॉर्पोरेट बुक पर भी फोकस करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट्स हमने देखे, रिजल्ट्स जितना बताया जा रहा है मेरे हिसाब से उतने बुरे नहीं है कि यहाँ पर स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है, उतने खराब रिजल्ट्स भी देखने को नहीं मिले हैं। ऑफकोर्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होता जा रहा है, और यहाँ पर प्रोविजंस बढ़ाने पड़े, जिसके कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नीचे चला गया है। ये कुछ रीजंस हैं कि स्टॉक में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट हमें नेगेटिव होता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा है, और बाकी सारे रेशियोज भी अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है।
प्रॉफिट के बारे में बात करें, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आया। जिस साइज़ का ये कामकाज करते हैं उस हिसाब से ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। परसेंटेज वाइज तो कोई हाई ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कामकाज लाखों करोड़ों में हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 25.78%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। यहाँ पर तो देखिए 50% से ज़्यादा करने का पॉसिबल ही नहीं होता है बैंकिंग में। म्यूचुअल फंड 16.28%, अदर DII 8%, FII 35%, रिटेल एंड अदर्स है 14.05%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का होता है तो वो 10% के मालिक दिखाई पड़ते हैं। टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 39 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 89% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 56% का अपसाइड, मीडियन 45% और लोअर साइड पे भी देखिए 15% का अपसाइड है। तो जो थोड़े बहुत एनालिस्ट यहां पर बियरिश भी चल रहे थे उनके हिसाब से भी 1545 का लेवल नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन हमें सच्चाई मालूम है किस प्रकार की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। और जो रिजल्ट्स है उसके बाद भी ज़्यादातर एनालिस्ट हमें 1800 प्लस के टारगेट्स देते हुए नजर आते हैं। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो क्लियरली सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और यहाँ पर वैल्यूएशंस के बारे में बात करें, पी रेशियो सस्ता है, लेकिन पी रेशियो से ज़्यादा हम यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो पे फोकस करेंगे क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3.1 का प्राइस टू बुक रेशियो है जो कि अपने पीयर्स के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। ICICI बैंक के साथ चल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक से सस्ता है, लेकिन कोटक में क्या है, अभी तक आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती भी नजर नहीं आई है, उसकी कोई भी सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है, जबकि ICICI और HDFC बैंक की कुछ सब्सिडरीज लिस्टेड है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक्सिस बैंक 2.2 ये सस्ता है, इंडसइंड बैंक भी सस्ता है, बंधन बैंक आपको साथ ही चलता हुआ नजर आता है, लेकिन एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पर कंपेयर करना ही है तो मेरे हिसाब से इन 3 बैंक्स को हमें कंपेयर करना चाहिए। तो इस हिसाब से वैल्यूएशंस भी कोई ऐसा नहीं है कि इन सारी बैंक से बहुत ही ज़्यादा महंगा चल रहा है, साथ में चलता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम ही नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आता है। और ये इतनी बड़ी बैंक है, इतना बड़ा स्टॉक है, तो यहाँ पर आप देखिए कितने बड़े स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक 1500 के आसपास था, 1700 तक गया, कुछ दिनों में 1500 आया और भी नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 1300 के करीब हमें आता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल हमें भारी गिरावट देखने को मिली है, नो डाउट। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नजर आती है। और जिस वॉल्यूम में ये बाइंग हुई थी, सारे वॉल्यूम्स में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। डेली RSI 34 का लेवल है, वीकनेस को दर्शा रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ नजर आता है। गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर वीकली चार्ट में दिखाई पड़ती है। वीकली RSI 38 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1250 से करके 1350 के आसपास के 100 रुपीज़ का जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। पहले ये ऑल टाइम हाई था, यहीं से हमें यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। उसके बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आया, यहीं से बाउंस आया था, वापस ये स्टॉक यहीं पर आ चुका है। तो ये 1250 से करके 1330, 1350 जो भी आप रेंज लीजिए, ये 100 रुपये की रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है, सपोर्ट रेंज हो जाती है। यहाँ पर स्टॉक को कंसोलिडेट करना चाहिए। एक बड़ी बैंक है और जनरली ब्लू चिप स्टॉक्स में प्राइस करेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, टाइम करेक्शन होता है। अगर ऐसा लग रहा है मार्केट को कि ये स्टॉक महंगा हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि वैल्यूएशन को सही करने के लिए स्टॉक 25-30%, 50-60% कंटिन्यूसली नीचे आता जाए। ये आपको मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल सकता है, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स में क्या होता है, एक बार 15-20% स्टॉक गिर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, तो इस हिसाब से टाइम निकाल देता है। और अर्निंग्स धीरे धीरे जैसे बढ़ती है तो वैल्यूएशन वापस आपको सस्ते लगने लगते हैं, फेयर लगने लगते हैं, तो उसके बाद वापस तेजी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक में टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके जो Q4 के नंबर्स हैं ये इतने ज़्यादा खराब नहीं है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अच्छे रिजल्ट्स मुझे नज़र आते हैं। और मैं भी आपके साथ ही हूँ भाई, मुझे भी बहुत ही कंटाला आ रहा है, आना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होता हुआ नजर आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये ऊपर गया था, थोड़े शेयर्स मैंने सेल कर दिए थे,
लेकिन वापस नीचे आया तो 1500 के आसपास मैंने खरीद भी लिए थे। क्लियरली आपकी तरह मुझे भी यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर पैनिक में सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली स्पीकिंग मुझे यहाँ पर कोई एग्जिट कर देना चाहिए, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया या फिर कंपनी में ग्रोथ खत्म हो गई है। अब भी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, अब भी कंपनी के नंबर्स अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम करेक्शन मुझे चलता हुआ नज़र आता है। इसलिए पैनिक तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल एग्रेसिवली ऐड भी नहीं करने वाला हूँ। अपना जो एलोकेशन है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखूंगा। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा ओवरबोर्ड भी हो सकता था, 6-7% चला गया, 8% भी कभी जाता था, लेकिन अभी वो मैं नहीं करूंगा। इसे 5-6% तक ही फिलहाल के लिए लिमिट करूंगा। जब तक ये स्टॉक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है चार्ट्स पर, तब तक ज़्यादा ओवरबोर्ड करने की यहाँ पर कोशिश नहीं करूंगा। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। Q4 के नंबर्स मेरे हिसाब से अच्छे आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नज़र आते हैं। ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। DII का स्टेक भी हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहे हैं, वो तो हमने चार्ट पर देखा ही है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो हर 100 रुपये पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, हर 100 रुपये पे हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन स्लाइटली प्रीमियम चल रहे हैं, लेकिन अभी पीयर्स के साथ आ चुका है। FII का स्टेक कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, और ये जो मर्जन होने वाला है इसमें टाइम लगेगा। FY24 की बातें चल रही है, तो इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है। ये सारा ड्रामा आपको थोड़ा और लंबा खींचता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए तो अभी यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं, पूरे HDFC ग्रुप को भी अवॉइड करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो सारे शेयर्स भी आपको टेक्निकली वीक नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स एलोकेशन का ध्यान हमेशा रखना ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।